नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की लिखी उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य किताब का जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम जी महाराज ने विमोचन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस किताब के जरिए अपने राजनीतिक कैरियर से जुड़े अनुभव और कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के गठन को दर्शाया है। विमोचन से पहले ही इस पुस्तक से कई विवाद भी जुड़ गए। पुस्तक के विमोचन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक के पब्लिशर्स और पुस्तक को जनता के बीच लाने तक साथ रही टीम का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक के कुछ पन्नों पर आलोचना करने वाले लोगों को भी धन्यवाद किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लिखी पुस्तक पर तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत और उनकी किताब पर कहा कि हरीश रावत एक सच्चे व्यक्ति हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक मीटिंग में हरीश रावत यह कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने केवल पार्टी बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का साथ दिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने एक रैली के दौरान कह दिया था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन मेरी लाश पर से होकर गुजरेगा, जिससे यह साफ पता चलता है कि कांग्रेस कभी उत्तराखंड की हितैषी नहीं रही है। हालांकि उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में जो भी काम हुआ है उसके लिए उत्तराखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जबकि हरीश रावत का जनता कितना सम्मान करती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह 2 बार विधानसभा चुनावों में 2-2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए हैं, जो साफ जाहिर करता है कि उत्तराखंड की जनता उनका कितना सम्मान करती है। पूरी कांग्रेस विरोधी थी। अरे असली दोस्ती कौन है जो दिल्ली में मौन है, ये नारे तो मैंने भी लगाए ना। मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन एनडी तिवारी दे रहे थे और नरसिंह राव केंद्र में बैठे थे, तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर कांड हो गया, तो दोषी कौन था? ये तो नारा लगा ना। आज लोग भूल रहे वो अलग बात है, आप लोग उन चीजों को नहीं उठाते वो अलग बात है, लेकिन मैंने नारे लगाए, मेरे साथ के लाखों लोगों ने नारे लगाए कि असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, और मौन कांग्रेस थी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? तटस्थ थी। ये तो अपनी पार्टी बचाने में लगे हुए थे, ये उत्तराखंड बनाने में थोड़ा लगे थे, ये तो पार्टी बचाने में लगे हुए लोग थे। और ठीक है, कालांतर में वो मुख्यमंत्री भी बने, यहाँ के आज हमारे बड़े नेता भी हैं, वो एक दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के कभी पक्षधर लोग नहीं रहे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस राज्य में तिवारी जी के 5 साल में जो अविस्मरणीय विकास कार्य हुए, उसके लिए पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। और रावत जी ने जिस तरह राज्य को लूटने का काम किया, इन भावनाओं का रावत जी की भी लोगों ने सम्मान किया और उनको पहला मुख्यमंत्री ऐसा बनने का सौभाग्य दिया जो 2-2 विधानसभा सीट लड़े, चुनाव हार गए। फिर मुख्यमंत्री के इस बार उम्मीदवार थे पार्टी के, फिर चुनाव हार गए। तो मैं समझता हूँ रावत जी के ऊपर वो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और उधर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की समिति के अध्यक्ष और सांसद तीरथ सिंह रावत ने अध्यक्षता की। आयोजित बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय और भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, जिस पर गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर शौचालय न हो। उन्होंने कहा, अधिकारी प्रमुखता से ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करें जहां पर शौचालय नहीं है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों के भवन बहुत ही खराब अवस्था में हैं, ऐसे विद्यालयों का अधिकारी चयन करें और इन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर काम करना सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। देखिए, मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय बच्चे हमारे लिए पहले हैं, और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रत्येक तरफ से, तो मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे, और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करे। विद्यालय विहीन जो इस प्रकार का भवन विहीन है तो उसका एस्टिमेट बना के विभाग को भेजें
और उसको मैंने सीडीओ को कहा कि इसको संज्ञान लेते उसको भी और ध्यान दें। उधर जोशीमठ में आई दैवीय आपदा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। वहीं खबर आ रही है कि जल्द ही प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3,000 करोड़ की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार केंद्र की टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। वहीं इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर नहीं है, ये बैठकें सिर्फ दिखावा है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लोग लगाते रहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में और जोशीमठ जो आपदा आई, अभी तक के राहत पैकेज में सबसे अच्छा राहत का पैकेज जोशीमठ आपदा में सरकार के द्वारा दिया गया है। और जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों के, चाहे व्यापारी लोग रहो, चाहे वहाँ के वासिंद जो भी रहे जो आपदा से प्रभावित हुए, उनके भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके उनके राय से उनको राहत पैकेज दिया गया है। और हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। और हमारे केंद्र की सरकार स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आगे हमारे प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी जो है राहत पैकेज की मांग की है। इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, कई हजार करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से लिया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ राज्य की सरकार गंभीर होती तो 1 साल तक तो रैणी की आपदा के बाद इंतजार होता रहा। उसके बाद पिछले इतने लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, और पूरा जोशीमठ जिस तरह से दरका है, जिस प्रकार से दरारें वहाँ आई हैं, जिस प्रकार से आज की तारीख में भी दरारें आ रही हैं, जिस प्रकार से वो पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है, वहाँ की आबादी खतरे की जद में है। राज्य की सरकार गंभीर है नहीं, सबको मालूम है, बैठकों पे बैठ के इसके अलावा सरकार क्या कर रही है। उधर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में कई स्थानों पर दान के लिए QR कोड के बोर्ड लगाने के मामले में इस दौरान BKTC ने पुलिस को तहरीर दी है। समिति का कहना है कि मंदिरों में दान के लिए QR कोड के बोर्ड BKTC की ओर से नहीं लगाए गए थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि दोनों धामों में कपाट खोलने के दिन ये बोर्ड लगाए गए थे। मामले के बाद अधिकारियों के मामले के बाद ये संज्ञान में जब पूरा प्रकरण आया तो उसके बाद अब बोर्ड उतार दिए गए हैं। अधिकारियों ने पहले अपने स्तर से इस मामले की छानबीन की। इसके बाद रविवार को केदारनाथ मंदिर अधिकारी ने केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ में प्रभारी अधिकारी की ओर से कोतवाली में तहरीर दी है। अजेंद्र ने यह भी बताया कि BKTC की ओर से वर्तमान में अपने कामकाज में पेटीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई। और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। और उधर उत्तराखंड पुलिस का स्लोगन मित्रता, सेवा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से चमोली पुलिस मित्रता का व्यवहार कर सुरक्षा और सेवा दोनों उपलब्ध करा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए पर्यटन पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों के साथ खासकर बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की सहायता, यात्रा रूट, पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ चमोली के पर्यटन पुलिस के कर्मी अतिथि देवो भव की
धारणा को साकार कर रहे हैं और पुलिस अपने कार्यों से पर्यटकों का इस दौरान दिल जीत रही है। फिर चाहे वह पर्यटकों को जनपद के यात्रा रूट एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कराना हो, बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सहायता करना हो या दिव्यांग तीर्थयात्रियों को मंदिर में दर्शन कराना हो, यह सभी जिम्मेदारी पर्यटन पुलिस बखूबी निभा रही है। उधर रेलवे पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तराखंड ने आगामी चारधाम यात्रा सीजन को देखते हुए रेलवे स्टेशन देहरादून पर रेलवे के अधिकारियों, टैक्सी ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। लोगों से अपील करते हुए रेलवे पुलिस उप निरीक्षक ने कहा कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें और किसी पर विश्वास न करें। बिकॉज वो उनकी हमेशा कहीं भी यात्रा करते तो वो भी सोचते हैं हमारा यात्रा अच्छा हो, बिकॉज वो नया जगह पर आते हैं एंड हमारे साथ कोई घटना घटित ना हो। बिकॉज बाकी चीज़ तो ठीक रहता है बट कोई घटना घटित हो जाता है तब उनकी बहुत दिक्कत होते हैं। बिकॉज वो एंड यहाँ पर बहुत स्टेट से आते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स रहते हैं। सो इसलिए हम सोच रहे हैं यहाँ पर उनकी सुरक्षित वो ट्रेन में वो आ रहा है तभी उनके साथ कोई घटना घटित ना हो एंड रेलवे स्टेशन में भी। सो इसके लिए वो लोग क्या करना है, अपना कोई भी सामान है उसको सुरक्षित रखें और कोई दिक्कत हो तुरंत ही पुलिस को कांटेक्ट करें। बिकॉज ट्रेन में भी एस्कॉर्ट रहते हैं और प्लेटफॉर्म में भी हर उसमें रेलवे चौकी है और पुलिस स्टेशन है, सो वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट कर सकते हैं। उधर अल्मोड़ा के ताड़ीखेत विकास खंड अंतर्गत हरडा स्रोत के निकट उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा चिलिया नोला क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति हेतु बोरिंग कराया जा रहा है। बोरिंग के काम पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रोक लगाने के आदेश दिए हैं। रानीखेत तहसील मुख्यालय के निरीक्षण पर आए कुमाऊं कमिश्नर से ग्रामीणों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस बोरिंग से ग्रामीणों के परंपरागत जल स्रोत पर असर पड़ेगा और गांवों में पेयजल संकट गहरा जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत से पूछा कि क्या ये बोरिंग प्रशासनिक अनुमति लेकर किया जा रहा था। संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा बोरिंग के बारे में जानकारी न होने की बात पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उन्हें बोरिंग कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए कहा। इसका आज मैंने इंस्पेक्शन किया और मैंने 2-3 चीजें देखी। एक तो मैंने ये देखा कि जब सेल डीड होती है, बैनामा होता है, तो बैनामे के 35 दिन के अंदर दाखा भी हो जाना चाहिए, तभी हमारे रिकॉर्ड ठीक माने जाएंगे। तो ये यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। जैसे ही रजिस्ट्री यहाँ पे प्राप्त होती है तो हमारा जो रजिस्टर उसमें दर्ज हो जाता है, उसके बाद आर्काइव में दर्ज होता है। समय के अनुसार निस्तारण भी है। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि विवादित हैं तो उनमें समय लगता है। 3 मामले जो बहुत पुराने हैं 2020 से चल रहे हैं, तो इसमें मैंने जहाँ पे तहसीलदार जो इनसे कहा है, इनको निर्देश दिए हैं कि जल्दी इनको डिसाइड करें और ऐसे मामलों में कोई भी अनावश्यक विलंब करता है तो छोटी डेट्स देते हुए इनको हमें खत्म करना चाहिए। दूसरे मैटर्स वो हैं जहाँ पे कि आपके माध्यम से मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि सेल डीड तो हो जाती है, लेकिन फिर जो वादी होते हैं वो खुद ही साक्ष्य कराने नहीं आते, या वो मान लेते हैं कि अरे बैनामा हो गया तो खत्म। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई से लेकर 4 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है और साथ ही मैदानी जिलों में आज से बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ को भी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में, उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है इक्का दुक्का जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। जहां तक गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है तो हल्की से मध्यम तक की इनमें भी मिलती रहेंगी, हालांकि भारी वर्षा के लिए संभावना नहीं है।
इसके साथ ही जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र है या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें अब बर्फबारी भी आप देखेंगे कि जो केदारनाथ जी वगैरह वहाँ तो थोड़ी चली रही हैं। और अब बात काशीपुर की करेंगे, जहां पर अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले से निर्धारित 3 घंटे के कार्य बहिष्कार कार्यक्रम के तहत 3 दिन तक 3 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में सीएमएस का पद रिक्त है, जिसके चलते सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है, जिसके संबंध में 2 बार ज्ञापन देने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त रोष के तहत मजबूरी में 3 दिनों तक सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का कार्य बहिष्कार शुरू करना पड़ा है। चिकित्सालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिला है, मार्च और अप्रैल का। इस संबंध में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को 1 सप्ताह पूर्व ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आजकल मजबूर होकर सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। 8 बजे से 12 बजे तक 3 दिन तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगर 3 दिन तक इसका समाधान नहीं हुआ तो फिर पूर्णकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उत्तराखंड में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर आवारा पशुओं का घूमना अब आम हो गया है। वहीं लगातार शासन और प्रशासन के पास इसकी शिकायतें भी जाती रही हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। वहीं आम लोग भी पहले पशुओं को तब तक पालते हैं जब तक दूध देते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं और मुख्यमंत्री अब इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला किया है। पशुपालन सचिव BVRC पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला किया है, जिसके तहत अब प्रदेश में बिकने वाली हर एक शराब की बोतल पर विक्रेता की ओर से 1 रुपए का डोनेशन सरकार को दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पशु है, निर्धन पशु है जो रोड पे जो घूम रहे हैं, उसके लिए काफ़ी चिंतित है और उस समस्या को कैसा हल करने के लिए क्योंकि हमारे पास वित्तीय संसाधन कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो आबकारी नीति जो नया बनी है उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम उसमें लाया गया है कि पर बोतल में जो भी बिक्री होगा उसका 1 रुपये पशुपालन विभाग को जाएगा। इसके हिसाब से पशुपालन विभाग को लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए आने की संभावना है। उस पैसे को हमने जो NGOs यहाँ पर जो गौशालाओं को जो संचालन करता है वहाँ पर आवारा पशुओं को जो भरण पोषण के लिए हम NGOs को उस पैसे दिया जाएगा। उधर अल्मोड़ा के पूर्व सैनिकों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व सैनिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसका खामियाजा केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके साथ पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को अपना मांग पत्र भेजा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष सूबेदार आनंद सिंह ने कहा कि वह लंबे समय से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। वह चाहते हैं कि उनकी 16 सूत्रीय मांगों को सांसद अजय टम्टा लोकसभा के पटल पर रखें और उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। इसके लिए वह सांसद के माध्यम से देश की राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को अपना मांग पत्र दोबारा भेज रहे हैं। विगत दिन पहले जो 3 अप्रैल को यहाँ पर एक जुलूस के रूप में और जिलाधिकारी महोदया अल्मोड़ा के मार्फत भारत के राष्ट्रपति को अपना मांग पत्र सौंपा था। सांसद जो हमारे देश के सदन में बैठते हैं उनके मार्फत से हम पुनः माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि हमारे जो सांसद अजय टम्टा जी सदन में के पटल पर हमारी बात को रखें। टोटल 16 मांगे हैं, हमारी मांग कर रहे हैं कि ये समान योजना समान सभी के लिए लागू होना चाहिए जो उनके लिए एप्लीकेबल है।
हमारी भाषा हमारी पछियाण गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर पहली बार पाबो के कोटली ग्राम सभा में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सहित देश के नामी गिरामी गढ़वाली साहित्यकारों ने अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम को लेकर आयोजक जगमोहन सिंह रावत ने कहा कि उनका मकसद है गढ़वाली कुमाऊनी को देश की 8वीं अनुसूची में शुमार करवाया जाए, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य के साथ पहल के माध्यम से लोगों को अपनी भाषा की ओर आकर्षित किया जाए, जिससे आज का युवा अपनी भाषा को अन्य जगह बोलने में हिचकिचाहट महसूस न करे। काम कर रहे, नया काम किया है विद्या में गजल के सामने खड़ी करने के लिए। गजल काफ़ी सुप्रसिद्ध यहाँ पे हमारे गढ़वाली में गजल जो है, एक दुई मतलब गजल का शिरोमणि चीनी आदरणीय प्रयास पोखड़ा जी और आदरणीय दीनदयाल बंदुड़ी जी। और पजल नहीं भी दिया था तो यूँ के सामने तो खड़ी करनी चाहिए, यूँ के सामने हम हिट है तभी मतलब जो है, और ये सामान भी देना चाहिए, अपने सामने खड़ो करना चाहिए। तो यहाँ आज बांचन जब हुआ है, बांचन जब हुआ तो ये 32 लाइन का फॉर्मेट है और 32 लाइन का छंदबद्ध काव्य तो फॉर्मेट है और उसमें 8-8 लाइन की 4 छंद हैं। और काव्य शैली में जो वांचन हुआ आदरणीय ब्रिजवाल बेदवाल जी का, उन्होंने इतना कमाल का वांचन किया कि 4 लाइन में ही, एक ही छंद के अंदर 4 लाइन में ही। तो मैं वैसे तो गजल लिखता हूँ, लेकिन जो पजल है उसको भी मैं डेली अपना ये जगमोहन जगमरा जी की सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, मतलब उनको सुनता हूँ और पढ़ता भी हूँ, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो विधा है ये बिल्कुल नई विधा है और इससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और वो इस चीज़ को समझेंगे कि भाई जो हमारे क्षेत्र में उन्होंने एक एक चीज़ को मतलब आदिकाल से लेके और अब वर्तमान तक उसको जोड़ा हुआ है और उसको जोड़ते हुए जब वो उसमें कार्य किया हुआ है तो वो बहुत ही मतलब आगे के लिए जो समाज के लिए भी और हमारे गढ़वाली भाषा के लिए बहुत कामयाब होगी और बहुत मतलब इसके लिए इस पे मैं तो समझता हूँ कि इस पे एक समय आएगा कि जब बच्चे इस पे PhD भी करेंगे और उस पे शोध भी करेंगे। बिल्कुल जुड़ पाएंगी और जहाँ तक मेरा अनुभव ही है और मैं सोचता हूँ कि पजल एक जिज्ञासा है, खासकर बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक और प्रतिद्वंदितात्मक, वो जैसे गणित के सवाल जवाब हैं उस तरह से वो कर ले और ये सने सने बढ़ेगा और एक समय आएगा जबकि पाठ्यक्रम में भी एक आध पाठ या लेसन जो है पजल का होगा। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।